हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 1 to 19 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 से। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। सबसे पहले हम सारे इन्फॉर्मेशन को निकाल करके एक जगह पर लिख लेंगे और फिर हम सोचेंगे कि क्वेश्चन को एक्चुअली में किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले दिमाग में आपका ये आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तब जा कर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे हम देखते हैं। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल इन्वेस्टेड ₹20 लाख। तो राम जो है बिजनेस का ऑनर है और इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया। जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम पहले। कैपिटल है, ठीक है, और कितना का कैपिटल है? 20 लाख का, ठीक। और कब इन्वेस्ट किया? 1 अप्रैल 2019 को। तो मतलब आप इसको लिख सकते हो, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। ये आपका कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2019, यही है अभी जो आपका ईयर है 2019। हाँ, तो 1920 आपका ये फाइनेंशियल ईयर है और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 में, यही है। तो यहाँ जो भी बैलेंस रहेगा 1 अप्रैल को वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा और 31 मार्च को जो भी आपका होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो अभी 1 अप्रैल को कैपिटल दिया हुआ है, 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया है ना, तो 1 अप्रैल को जो कैपिटल दिया है वो है आपका 20 लाख, यानी ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका? 20 लाख। 20 लाख का ओपनिंग कैपिटल है। He took a loan of ₹5 लाख। तो यहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लाइबिलिटी, और एक लोन है लाइबिलिटी के रूप में। क्या है? तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं लोन। लोन अगर लोन जो है बाहर से लिया गया है, और बाहर से आउटसाइडर से जहाँ से भी लोन लिया गया है, चाहे बैंक से लिया गया हो या किसी भी थर्ड पार्टी से लिया गया होगा, तो लोन दिया गया है 5 लाख रुपए का। ये आपका ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग हम इसको दोनों कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, लोन लिया गया है 1 अप्रैल को यहाँ पर, और ड्यूरिंग द ईयर बीच में लोन कभी भी नहीं लिया गया है, और ये भी नहीं कहा गया है कि लोन चुकाया गया है। मतलब कि जो आपका यहाँ पर ओपनिंग लोन है, जो है यहाँ पर लोन लिया गया है, साल के अंत में भी उतना ही लोन रहेगा आपका, 5 लाख का ही। तो ओपनिंग लोन बोलो या इसको आप क्लोजिंग बोलो। ओपनिंग लोन एज वेल एज क्लोजिंग लोन आपका 5 लाख ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि साल के शुरुआत में आपने लिया है और ड्यूरिंग द ईयर बीच में कभी भी लोन नहीं लिया आपने अपने बिजनेस के लिए। मान लो 50,000 का लोन लेता, तो क्लोजिंग लोन आपका 5,50,000 होता है अंत में। लेकिन अभी ड्यूरिंग द ईयर आपने बिल्कुल भी कोई लोन नहीं लिया, तो ओपनिंग लोन जो है आपका साल की शुरुआत में उतना ही साल के अंत में भी आपका 5 लाख का लोन रहेगा। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग या क्लोजिंग लोन हो गया 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपका दिया गया है। इसके बाद और कहता है कि ये जो 5 लाख लिया गया है ना, वो इन्वेस्टेड दिस अमाउंट इनटू द बिजनेस, और ये बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया। जाहिर सी बात है, अपना पर्सनल लोन लेगा तो अगर कोई भी लोन अपना पर्सनली लेता है ऑनर और अपने घर में लगाता है, तो बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर नहीं भी कहता है क्वेश्चन, तो भी हम यही मान के चलते कि ये लोन बिजनेस के लिए ही लिया गया है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में, ड्यूरिंग द ईयर किसी भी समय, एडिशनल कैपिटल वाज 10,000 विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज ऑन 1 मई 2019, ठीक है। तो इस साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर में 1 मई 2019 को एक एडिशनल कैपिटल लेकर आया है ऑनर 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडिशनल कैपिटल। कितना लेकर आया है? अब किसी भी समय 1 मई को लेकर आया हो, या आपका
मई में लाया गया हो, जून में लाया गया हो, जुलाई में लाया गया हो, कभी भी लाया गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर आपका एडिशनल कैपिटल यहाँ पे ले आया गया 10,000 रुपीज़। ठीक है, और बोलता है कि ही सफ़र अ लॉस ऑफ ₹10,000, और बिजनेस को प्रॉफिट की जगह पर इस बार बिजनेस को जो है वो लॉस हो गया है ₹10,000 का। 10,000 का बिजनेस को लॉस हो गया है। कैश विदड्रॉ बाय बिजनेसमैन वाज 20,000, मतलब यहाँ पे लिख देना चाहिए था प्राइवेट यूज़ या पर्सनल यूज़, लेकिन ठीक है, कैश विदड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही ये विदड्रॉ किया है कैश, कितने का 20,000 का। तो ड्राइंग्स हो गया यहाँ पर ₹20,000, 20,000 रुपये निकाल लिया इसने। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट, और कहता है एंड कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को टोटल एसेट कैलकुलेट करने के लिए कहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बोलता है क्लोजिंग एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए, या आप लिख सकते हैं क्लोजिंग टोटल एसेट। हम लिखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स, ये है आपका निकालने कह रहा है क्या होगा, और क्या कहता है निकालने के लिए कैपिटल, यानी बोलता है क्लोजिंग कैपिटल भी आपको यहाँ पे निकालना होगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपका पूछ रहा है। ये पूछता है कि क्लोजिंग एसेट कितना होगा और क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने के लिए कहता है। चलो, सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निकाल के लिख लिया है। अब सोचते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप पहले आइए फॉर्मूला पर। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, देखिए क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो क्या आपका ओपनिंग कैपिटल गिवन है? गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या आपका एडिशनल कैपिटल है? बिल्कुल है। प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए, अभी लॉस है तो लॉस भी है आपका, माइनस कर देंगे, और ड्राइंग्स भी आपका है। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं। फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस ये हुआ एडिशनल कैपिटल, जो ड्यूरिंग द ईयर ऑनर ने लेकर आया एडिशनल कैपिटल 1 मई को जो लेकर आया था, ये ऐड करेंगे। प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लॉस है तो माइनस कर देंगे। और ड्राइंग्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने कैश निकाला है, तो ड्राइंग्स को भी हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये फार्मूला को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के वीडियो में मैंने ये फार्मूला को पूरा डिटेल में समझाया है। चलो, अब ओपनिंग कैपिटल है आपका 20 लाख, 20 लाख रुपए, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल है आपका 10,000 रुपीज़, माइनस लॉस कितना है आपका? देखिए, बिजनेस का लॉस हुआ है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ बिजनेस का लॉस है, और माइनस ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पर अभी गिवन है 20,000 रुपीज़, 20,000 का ड्राइंग्स है। लीजिए, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपए, और ये तो दोनों आपस में कट जाएगा, और माइनस 20, तो 19,80,000 रुपये, 19,80,000 रुपीज़, ये आपका निकल के आया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल तो निकल करके आ गया। अब क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल है और हमको निकालना है क्लोजिंग एसेट। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, यह तो हम जानते हैं। और कैपिटल का क्लोजिंग, अब सब कुछ फिगर क्लोजिंग में चाहिए हमको, क्योंकि क्लोजिंग एसेट दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल है, और लायबिलिटीज़ यानी आउटसाइड लायबिलिटीज़, अभी अभी मैंने बात किया था, लायबिलिटीज़ ये है आउटसाइड, और ओपनिंग एज वेल एज ये क्लोजिंग आपका दोनों है, तो आपका निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिखो आप यहाँ पे एसेट्स, जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और बोलता है क्लोजिंग यहाँ पर आपका एसेट कैलकुलेट करने के लिए, तो सारे फिगर को यहाँ पे कर दो। क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू
क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लोन यानी क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पर 19,80,000 और प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये है आपका 5 लाख रुपीज़। तो ये हो गया 24,80,000 रुपीज़। ये हो गया आपका क्लोजिंग एसेट, यानी साल के अंत में कितना एसेट है, 24,80,000 रुपये का ये आपका एसेट है। और क्लोजिंग कैपिटल हो गया 19,80,000 रुपीज़ का आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से हम किस तरीके से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये आपको सोचना है। अगर ये आपको दिखता है और ये आपको साफ साफ नज़र आता है, माइंड में आपका सारा फार्मूला वगैरह जो भी मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से बताया है वो सब कुछ याद है आपको, तो आप सोच सकते हो कि हम अपने आंसर तक किस तरीके से पहुँचेंगे। तो आपको तो ये पता ही है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ होता है, और ये कैलकुलेट करने के लिए हमको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग लायबिलिटीज़। अब मेरे पास क्लोजिंग लायबिलिटी तो है ही, तो हमको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको देखिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि कोई तरीका नहीं दिया होगा, कोई तरीका तो आपका दिया ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या तरीका दिया हुआ है। तो देखिएगा ओपनिंग कैपिटल दिया है, एडिशनल दिया है, लॉस दिया है, ड्राइंग्स दिया है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, और क्लोजिंग लायबिलिटीज आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आपका यहाँ पर क्लोजिंग एसेट भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है वो देखते हैं, इसको हटाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, 20 हो गया सॉल्व आपका। 21 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ आपका, कहता है कि विच ट्रांजेक्शन विल बी इन अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो किस तरीके से, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये बैठेगा, या किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो आपका गिवन है उसके ज़रिए आपको बताना है। ए नंबर कहता है डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द कैपिटल, मतलब कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन आप बताइए जिससे एसेट भी डिक्रीज होता है और कैपिटल भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन पहले हम लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कहता क्या है ए नंबर आपका कि कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए जिससे कि आपका एसेट भी डिक्रीज हो और कैपिटल भी डिक्रीज हो। एसेट भी डिक्रीज होना चाहिए और कैपिटल भी डिक्रीज होना चाहिए, मतलब ये साइड भी आपका माइनस और आपका कैपिटल माइनस होना चाहिए। लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताना है आपको जो एसेट कम कर दे और कैपिटल कम कर दे, बस इसका और कोई फ़र्क नहीं पड़े। क्या हो सकता है बताइए, तो जितना भी एक्सपेंसेस है वो आपका एसेट को भी घटाता है और कैपिटल को भी घटाता है, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड। तो क्या करेगा, अगर हमने रेंट पे किया तो कैश घटेगा यानी एसेट घटेगा और कैपिटल भी घटेगा। सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, कैश घटेगा, आपका कैपिटल घटेगा। और क्या हो सकता है, अगर
ड्राइंग्स कर लिया, मतलब ऑनर ने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कोई कैश बिजनेस से निकाल लिया, तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। अगर ऑनर ने कोई गुड्स निकाल लिया अपने बिजनेस से, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, ये है स्टॉक, कोई गुड्स निकाल लिया तो स्टॉक माइनस और कैपिटल माइनस, ये भी होगा आपका। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन पूछता है जो आपका एसेट भी कम करे, कैपिटल भी कम करे। तो पेड रेंट, पेड वेजेस, बहुत सारा है आपका। ड्राइंग्स जो है बिजनेस का, कैश विड्रॉ बाय ऑनर फॉर प्राइवेट यूज़, ये सब कुछ आपका एग्जाम्पल है आपका, जो आपका एसेट को भी कम करता है और कैपिटल को भी कम करता है। क्लियर है बात? ये ए नंबर आपको समझ में आया। पेड रेट, पेड सैलरी, पेड वेजेस, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़ ऑनर का, ये सब कुछ हो जाएगा। दूसरा नंबर बी क्या कहता है, डिक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज द लायबिलिटीज़, यानी एसेट को तो डिक्रीज करे और साथ ही साथ किसको डिक्रीज करे, लायबिलिटी को भी, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, लायबिलिटी को डिक्रीज करे, मतलब आउटसाइड, जिसका कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो एसेट को भी माइनस करे और लायबिलिटीज़ को भी डिक्रीज करे। ऐसा आपका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। पेड टू क्रेडिटर, ये भी हो सकता है कि नहीं, हाँ, क्रेडिटर को अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है ना। डिक्रीज करने का था कि इंक्रीज करने का था, पहले देख लीजिए तो, अच्छा इंक्रीज करने का था यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज द एसेट्स एंड इंक्रीज द लायबिलिटीज़। अच्छा ठीक है, एसेट को भी इंक्रीज और लायबिलिटीज़ को भी इंक्रीज करे, ये दोनों चीज़। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, आप यहाँ पे लिखोगे स्टॉक, स्टॉक आपने 20,000 का सामान खरीदा, 20,000 पे प्लस उधार में खरीदा, तो क्रेडिटर्स भी यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्रेडिटर्स प्लस हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा आपका। उधार में आपने सामान खरीदा है तो स्टॉक भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब एसेट बढ़ जाएगा और आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी नंबर क्या कहता है, इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट, एक एसेट बढ़ता है और एक एसेट घटता है। सी नंबर, इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट, मतलब एक एसेट प्लस हो और एक एसेट माइनस हो, एसेट साइड में ही, बाकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे इसका कोई भी फर्क ना पड़े, ये ज़ीरो रहे और ये भी ज़ीरो रहे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। क्या हो सकता है सोचिए, वन एसेट बढ़ता है, एक एसेट घटता है, बहुत सिंपल है आपका। कोई भी अगर आप एसेट परचेज करोगे, गुड्स परचेज करोगे कैश में, तो आपका एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट घटेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ माइनस, एसेट बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो अगर आप स्टॉक यानी गुड्स परचेज करते हैं, है ना, तो स्टॉक बढ़ेगा प्लस, और कैश में परचेज करते हैं तो कैश होगा आपका यहाँ पे माइनस। ठीक, अगर आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी प्लस, कैश में परचेज करते हैं तो ये माइनस। कोई फर्नीचर, कोई भी फिक्स एसेट आप परचेज करते हो तो आपका यहाँ पर कैश माइनस होगा, और एसेट में कोई भी एसेट आप परचेज करते हो, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी आप खरीदे आप परचेज करोगे, यहाँ पर एसेट, कोई भी फिक्स एसेट भी आप परचेज करोगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्लियर बात है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं है। सी नंबर, सी के बाद डी नंबर क्या है, लास्ट आपका यही है। क्या कहता है आपका, डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द लायबिलिटीज, इसको हटाते हैं, एसेट को माइनस करे, डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द लायबिलिटी इज इक्वल टू लायबिलिटी भी घटाए। पेड टू क्रेडिटर, है ना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को अगर आप पेमेंट करते हैं, जैसे अभी क्या था आपका 20,000 का कोई क्रेडिटर था कहीं पे, चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई भी क्रेडिटर, उधार में सामान खरीदा आपने, तो स्टॉक मान लेते हैं यहीं पर, कोई भी 20,000 का स्टॉक है आपके पास, उधार में खरीदा तो क्रेडिटर भी यहाँ पे हो जाएगा 20,000 रुपये का,
ठीक है। अब आप इसको पेमेंट करोगे, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे कैश लिख लो आप, कैश माइनस हो जाएगा कितना से, 20,000 रुपये से, और क्रेडिटर भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना से, 20,000 से, ठीक है। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, ये भी आपका एग्जांपल है किसका, तो एसेट भी घटेगा और आपका आउटसाइड लायबिलिटी भी घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।